Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I'm your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Aptabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dear student, हम FSC लास्ट चैप्टर नंबर 20 जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले हमने 7 to 8 लेक्चर स्टडी किए हैं। तो आज रेडियो एक्टिविटी की जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ या रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या होता है और इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्जर्व किया गया था, इसके मुतालिक हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टाइटल है वो है रेट ऑफ डिके और यू कैन से रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ, और इसका एक तीसरा नाम भी है एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल। तो थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसको हम यूरानियम, रेडियम, थोरियम, प्रोक्टेनियम किसी नाम से मंसूब करते हैं। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, हम अल्फ़ा एमिशन में यूरानियम की एग्जांपल लेते हैं कि लेट यूरानियम 92-238 जो है, जब ये डिके होता है आफ्टर अल्फ़ा एमिशन, तो न्यू एलिमेंट जो बनता है वो डॉटर एलिमेंट है। तो जो ओरिजिनल एलिमेंट होगा हमने उसको पेरेंट एलिमेंट का नाम दिया था, और जो न्यू एलिमेंट आफ्टर द डिके ऑफ अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसको हमने डॉटर एलिमेंट का नाम दिया था। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। याद रख लें हम सैंपल की बात कर रहे हैं। अगर मैं यूरानियम एलिमेंट लेता हूँ तो यूरानियम के एलिमेंट में जो यूरानियम का सैंपल होगा, अगर उसका मास नंबर 235 AMU है और उसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ 235 ग्राम, और हम जानते हैं कि 235 ग्राम ऑफ यूरानियम कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर न्यूक्लियाई, 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो 6 के आगे 23 जीरो लगा दें, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उतने ही उनके न्यूक्लियाई भी होंगे। तो हम एक न्यूक्लियस के डिके होने को स्टडी करते हैं। तो जब हम सैंपल लेंगे तो सैंपल के अंदर जो अवेलेबल न्यूक्लियाई होंगे वो मिलियन, बिलियन, थाउजेंड ऑफ मिलियन टाइम्स होंगे। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है एट टाइम t = 0। इसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम या न्यूक्लियाई जो हैं वो n0 है, यानी n0 बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t = 0। आप इनको नंबर ऑफ एटम भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। न्यूक्लियाई कहें तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। मुख्तलिफ लिटरेचर में इसके मुख्तलिफ इसको अनाउंस किया गया है मुख्तलिफ नामों से, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ सब्सटेंस समटाइम ये भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम t = 0 इज़ n0। अब आफ्टर टाइम t सेकेंड, at any particular instant of time, let the number of atom or nuclei present in the sample is denoted by capital M। तो टाइम 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n0, कुछ इंस्टेंट के बाद, वो कुछ इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है, वो फ्यू सेकेंड्स हो सकते हैं, वो मिनट हो सकता है, वो आवर हो सकता है। तो आफ्टर टाइम t सेकेंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। अब तो जो देनी है स्टूडेंट, ये जो आफ्टर पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सैंपल के अंदर मौजूद है जिनको हमने n नाम दिया है, तो याद रख ले इसमें कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, कुछ अनडिकेड भी हैं और कुछ डिके हो चुके हैं। मैंने ये जो ऊपर लिया था टाइम t0 पे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम n0, इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सारे जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम 0 है, तो इनको मैंने n0 कह दिया। हमें इल्म नहीं है कि डिके हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये n0 है। अब हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी एक सैंपल को ऑब्जर्व करती हैं, यूरानियम को या रेडियम को, उसमें कुछ डिके भी हो चुके हैं और कुछ अनडिकेड भी हैं। तो ये मैंने जो रेड टिक का निशान लगाया, लेट्स सपोज ये एटम डिके हो चुके हैं। इट मीन अब इस सैंपल में पेरेंट भी हैं और डॉटर भी हैं। पेरेंट्स वो होंगे जो अनडिकेड हैं, डॉटर वो हैं जो अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट कर चुकी हैं। जैसे मैंने कहा यूरानियम पेरेंट है, तो यूरानियम जब अल्फा एमिट करता है तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा या जो न्यू न्यूक्लियाई वजूद में आएगा वो थोरियम होगा। तो स्टूडेंट इस बात को समझना है कि हमने रेडियो एक्टिविटी को कहा था कि ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है।
तो लेट्स सपोज ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 5 5 10 और 5 नीचे 15 न्यूक्लियाई हैं। लेट्स सपोज एक न्यूक्लियाई ये वाला जो मैंने टिक किया है ये डिके होता है अल्फा एमिशन में और ये यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं। अब हमें ये नहीं इल्म है कि एट द नेक्स्ट मोमेंट कौन सा न्यूक्लियाई डिके होगा, इसके राइट साइड वाला होगा, लेफ्ट साइड वाला होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, यानी इन अवेलेबल न्यूक्लियाई में से कोई भी न्यूक्लियाई डिके हो सकता है एट द नेक्स्ट मोमेंट। ना तो हमें ये इल्म है कि कितने पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में दूसरा एलिमेंट डिके होगा या दूसरा न्यूक्लियाई डिके होगा, और ना हमें ये इल्म है कि कौन सा डिके होगा, यानी ना तो उसकी हमारे पास पहचान है कि कौन सा जो है वो डिके होगा। इसकी एग्जांपल एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको देता हूँ ऑर्डिनरी लाइफ से। एनालॉजी है कि लेट्स सपोज कि ये पॉपुलेशन है एक सिटी की और इस पॉपुलेशन के अंदर जो है 10,000 पीपल्स जो है ना, इस सिटी की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है। अब एक डिजीज़ आई है कि जिसमें से कुछ लोग जो है वो मरना स्टार्ट हो गई है, डेथ प्रोबेबिलिटी जो है, मैं कहता हूँ आउट ऑफ 10,000 100 पीपल्स जो है ना वो डेली फोत हो जाती हैं। अब आपने एक प्रोबेबिलिटी बता दी कि 100 पीपल्स जो हैं आउट ऑफ 10,000 वो डिके हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। आज 100 पीपल्स की डेथ होगी। अब नेक्स्ट डे हमें ये नहीं इल्म है कि जो रिमेनिंग आउट ऑफ 10,000 100 तो डिके हो गए, तो डिके होने के बाद जो रिमेनिंग लाइव है, जिंदा हैं, उनमें से कौन सा ने यानी कौन से पीपल्स जो हैं, कौन से लोग जो हैं नेक्स्ट डे मज़ीद मर जाएंगे, मौत आ जाएगी, हमें ये नहीं इल्म है। फिर दूसरा हमें ये भी नहीं इल्म है कि नेक्स्ट डे किस टाइम इन्होंने मर जाना है, सुबह के वक्त मरना है, दिन के वक्त मरना है, शाम को मरना है। लेकिन हमें इल्म है कि मज़ीद 100 पीपल नेक्स्ट डे जो हैं वो फोत हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे। लेकिन ना तो उनका टाइम इंटरवल इल्म है कि किस वक्त उनकी सांसें रुक जाएंगी, और ना ही हमें ये इल्म है कि फ़लाँ नेक्स्ट 100 जो है वो फोत हो जाएंगे। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज जो आगे वाले 100 जो है उनकी डेथ होनी है, उनके बारे में भी इल्म नहीं है कि उनके नाम क्या है, और टाइम भी नहीं इल्म है। तो इट मीन कि ये जो डेथ प्रोबेबिलिटी हमने इंडिकेट की है कि ये भी एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है, और ये एक रैंडमली कोई से 100 लोग जो है ना वो चूज़ हो जाएंगे। इसी तरह रेडियो एक्टिविटी में भी अगर एक न्यूक्लियाई डिके हो गया, लेट्स सपोज ये जिसके पे मैंने टिक लाई ये यूरेनियम का था, अब जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर देता है तो पीछे जो इस न्यूक्लियाई का डॉटर होगा वो यूरेनियम का नहीं होगा, वो थोरियम का होगा, और थोरियम बीटा एमिट करेगा। अब उसके बाद राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई डिके हो रहा है और कितने टाइम इंटरवल बाद डिके हो रहा है। इसलिए रेडियो एक्टिविटी जो है ये रैंडम प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियसली है। तो ना तो टाइम इंटरवल का इल्म है और ना ही पार्टिकुलर न्यूक्लियाई का इल्म है कि कौन सा पार्टिकुलर न्यूक्लियाई डिके होना है। तो बहरहाल मैंने जो बात स्टार्ट की थी कि टाइम t0 पे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम n0 है, और एट एनी टाइम t सेकेंड हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एट एनी इंस्टेंट वो हैं कैपिटल N। अब आउट ऑफ कैपिटल N, ये जो कैपिटल N हमारे पास इस सैंपल में मौजूद है यूरेनियम के एटम, इनमें से डेल्टा N एटम डिके हो गए हैं। ये थे 1000, तो डेल्टा N में कह देता हूँ 200 जो है ना वो डिके हो गए हैं। तो याद रख लो कि आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के टी टाइम पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, टी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स थे n, तो नेक्स्ट टाइम गुजरता है डेल्टा टी के बाद डेल्टा टी, जिसे हम टोटल टाइम कहते हैं टी प्लस डेल्टा टी तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला टाइम हो गया। तो आफ्टर नेक्स्ट डेल्टा टी इंटरवल हमारे पास आउट ऑफ n न्यूक्लियाई कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए, डेल्टा n न्यूक्लियाई डिके हो गए। n थे हमारे पास 1000, तो डेल्टा n मैंने कह दिया है कितने हैं, 200 डिके हो गए हैं। तो यहां पर इस बात को समझना, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी लेट डेल्टा n न्यूक्लियाई डिके, देन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ डिके, कि इनका रेट ऑफ डिके क्या था। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रेट, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिके डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड एटम, कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिके क्या होगा, डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी। तो रेट ऑफ डिके इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल या एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो अब एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन, कि जो डिके हुए हैं एटम या उनमें जो चेंज आई है, डेल्टा एन को सब टाइम चेंज इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो चेंज इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर डिके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। तो स्टूडेंट याद रख लें, अगर एक सैंपल में ओरिजिनल एटम की तादाद 1,00,000 है तो उसमें डिके प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जब नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम की तादाद बढ़ेगी तो डिके प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। उसी तरह जिस तरह एक सिटी की पॉपुलेशन 10,000 थी, अगर वो पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 1,00,000 तक जाती है तो 10,000 में लोगों के मरने की प्रोबेबिलिटी 100 थी अगर, तो 1,00,000 में क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाएगी, तो डेथ प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना डेथ रेट कम होगा। तो अगर ओरिजिनल एटम की तादाद ज़्यादा है तो डिके प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, यानी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो डिके हो रहे हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो चेंज इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है डेल्टा एन या डिके रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ये है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, कि जितना टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, जितना लॉन्ग टाइम के बाद आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस वक्त डेल्टा एन भी क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो चुका होगा, यानी डिके रेट भी उनका ज़्यादा हो चुका होगा। और अगर आप डेल्टा टी को स्मॉल लेंगे, कम टाइम इंटरवल के अंदर जो है ना ऑब्जर्वेशन अपनी लेंगे, फ्यू सेकंड में लेंगे, फ्यू मिनट में लेंगे, तो फिर आपको डेल्टा एन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन आपने आवर्स बाद ली है, डेज बाद ली है, वीक बाद ली है, मंथ बाद ली है, तो डेल्टा टी क्या होता जाएगा, प्रोलॉन्ग होता जाएगा, इसका इंटरवल बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा एन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन डेल्टा टी। वी इंट्रोड्यूस्ड ए नेगेटिव साइन, याद रख लो, यहाँ इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल मीनिंग है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एज टाइम इंक्रीजेज, एज डेल्टा टी इंक्रीजेज, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज, कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है टाइम के बढ़ने के साथ क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, नेगेटिव, यानी ये जो डिके रेट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ये टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या हो रहा है, एटम की तादाद टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज होता है जिसे कहते हैं लैम्डा। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। ये लैम्डा जो है ये वेवलेंथ का सिंबल नहीं है, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के अंदर याद रख ले लैम्डा को कहा जाता है डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एक और बहुत डिसेंट नाम है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट इसलिए कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होता है तो जो न्यू न्यूक्लियाई वजूद में आता है उसको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अल्फा एमिशन में यूरानियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है थोरियम में, तो इट मीन जो ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है लैम्डा, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक पेरेंट कौन से डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इसको यहाँ से डिफाइन कैसे करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालें तो ये लैम्डा के साथ एन और डेल्टा टी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी माइनस यहाँ डालें या ना डालें, इस वक्त लैम्डा को डिफाइन करते वक्त माइनस डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो डेल्टा टी के साथ एन है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ डेल्टा एन बाई एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये तो रेशियो बन रही है। अब ज़रा न्यूमरेटर को देखें, डेल्टा एन क्या चीज़ था,
नंबर ऑफ डिकेड एटम, और n क्या था, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है, तो ये तो एक फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास, और नीचे क्या है, टाइम है। तो हम यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेफिनेशन आ रही है कि डिके कांस्टेंट क्या चीज़ है। इस मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। देखें ये क्या चीज़, ये कौन सी, ये टोटल रेशियो है दो चीज़ों की। एक तो ये है कि फ्रैक्शनल ऑफ डिकेइंग एटम, ये जो न्यूमरेटर में आ रहा है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम, और डिवाइडेड बाय टाइम पे डिवाइड हो रहा है, तो द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। या आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम को पर सेकेंड कह दें, तो एक सेकेंड में किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिके होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो जो फिजिकल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि हमें ये नहीं इल्म है कि कौन सा पार्टिकुलर न्यूक्लियाई डिके होना है, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है कि ये जिस पे मैंने टिक लगाई हुई है इसके राइट वाला डिके हो जाए, प्रोबेबिलिटी है कि इसके लेफ्ट वाला डिके हो जाए, टॉप वाला या बॉटम वाला हो जाए। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। हमें डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच इसकी नहीं है कि हम बता सकें कि फ़लाँ न्यूक्लियाई जो है फ़लाँ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसने डिके होना है। तो इसलिए यहाँ पर डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन में हमें क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिके पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर इसकी यूनिट को देखें सिस्टम इंटरनेशनल में, न्यूमरेटर में देखें ये डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन, ये तो एटम की तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, इसका नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता। और नीचे टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इसका इन्वर्स करें तो सेकंड इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। अब आते हैं कि ये जो इक्वेशन 3 थी इसको सॉल्व करें तो इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 स्टूडेंट देखें यहाँ पर, अगर डेल्टा टी को डेल्टा एन के नीचे डिवाइड कर लें, डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस लेमडा एन। अब प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये जो डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है, इस टर्म को यूं भी लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी। डेल्टा एन बाई डेल्टा टी की जगह आप लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। इक्वेशन 5 आ गई आपके पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन 5 या इक्वेशन 4 को। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 विल गिव अस n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया है। ये जो इक्वेशन है जो कि इक्वेशन 4 और 5 का सोल्यूशन है, इसमें n नॉट नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई है एट टाइम t इक्वल टू 0, और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स आर न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, क्योंकि उसमें से कुछ डिके हो गए थे और कुछ अनडिकेड थे, तो उनकी तादाद n है। तो इट मीन ये लॉ ये बता रहा है कि एज टाइम इंक्रीजेस number of nuclei present in any sample decreases exponentially, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लेमडा टी है। तो अगर मैं t 0 पुट करता हूं एट t इक्वल टू 0, तो e पावर 0 माइनस 0 या प्लस 0 1 होगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n नॉट। इस चीज को आप सामने ग्राफ में देखें, अगर मैं टाइम और n के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूं, क्योंकि n नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं या न्यूक्लियाई हैं, वो तो सैंपल के अंदर हमें इल्म है कि वो कितने हैं, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 10 लाख हैं, तो वट एवर ये कांस्टेंट है। तो जो दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं वो एक टाइम है और दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कैपिटल एन। तो टाइम एक्स एक्सेस के लांग और कैपिटल एन वाई एक्सेस के लांग ले, तो टाइम की पहली वैल्यू 0 डालें तो आपके पास देखें e पावर माइनस 0 1, तो n इक्वल टू n नॉट। तो आपके पास n जो है वो किसके इक्वल होंगे, n नॉट, और n नॉट ओरिजिनल सैंपल में तादाद एटम की तादाद थी, तो ये टॉप पे n नॉट आ जाएगा। अब जो टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, टाइम की वैल्यू 1 डाल लें तो e पावर माइनस 1, लैम्डा वो कांस्टेंट है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, फिर 2 डाल दें, 3 डाल दें, तो जो
टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इट मीन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस को अगर एन नाट के नीचे ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगी, और जब वो प्लस होगी एन नाट जो कि ओरिजिनल एटम की तादाद थी वो 10,000, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 लेते हैं तो 10,000 को नीचे डिवाइड करते जाएं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2.214 या 13 होता है, तो जब आप 10,000 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर पे तो आंसर छोटा होता जाएगा। 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, हर आने वाले इंटरवल के बाद छोटा होता जाएगा, तो आपका ग्राफ यूं गिरेगा। गिरते गिरते आप टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाएंगे। आप टाइम एक्सेस के पैरेलल क्यों हुए हैं, इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया है, तो ज़रा समझे स्टूडेंट। अगर मैं टाइम की पीक वैल्यूज, पहली वैल्यू 0 तो n इक्वल टू एन नाट, और लास्ट वैल्यू में टाइम की इन्फिनिटी लेता हूं, तो जब मैं इन्फिनिटी लेता हूं e पावर माइनस इन्फिनिटी या e पावर प्लस इन्फिनिटी, तो e पावर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और जब ये 0 आएगा तो n नाट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो n क्या हो जाएगा, 0, विच इज इम्पॉसिबल। यानी किसी भी सैंपल को कंप्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम चाहिए सैंपल को कंप्लीटली डिके होने के लिए। तो इनफाइनाइट टाइम का तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि विद इन ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन फाइनाइट टाइम, कि रेडियो एक्टिव एटम्स जो है या न्यूक्लियाई जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के सम टाइम डिके होते जा रहे हैं, और वो कौन सी ओरिजिनल वैल्यू के फ्रैक्शन टर्म कौन सी आ रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। यानी रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ हमें ये कहता है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, और कोई भी सैंपल कंप्लीटली डिके नहीं होता है। अगर कंप्लीटली डिके होना है तो हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो विद इन फाइनाइट इंटरवल वो कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं होगा, इसलिए ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया इक्वेशन ए का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसका प्रूफ जो है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन अप्रोच यूज हुई है और इंटीग्रेशन मेथड जो है वो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो मैं उनके लिए ये प्रूव कर देता हूँ। मेडिकल वाले भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 से जो n है, n को हम dn के नीचे डिवाइड करते हैं और dt को लैम्डा के साथ ले जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 dn डिवाइडेड बाई n माइनस लैम्डा dt, तो dt लैम्डा की तरफ चला गया और n dn के नीचे डिवाइड हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया और राइट साइड पे भी इंटीग्रल ले लिया। अब ये इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, एग्जैक्ट इंटीग्रल, जिसमें इंटरवल नोन होता है। तो राइट साइड पे देखें, टाइम को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियल टाइम क्या था हमारा, 0। तो जब टाइम 0 था तो हमने 0 से अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, उस वक्त एटम की तादाद क्या थी, n0। तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल के बॉटम पे क्या आ जाएगा, n0। तो हमने कहा था कि 0 से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t तक जाना है, तो 0 to t, तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t सेकेंड बाद नंबर ऑफ एटम्स जो है सैंपल के अंदर कितने थे, n। तो राइट साइड पे इंटरवल आता है 0 to t, और लेफ्ट साइड पे जो एटम के साथ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ इंटीग्रल है, ये आ जाएगा n0 to n। अब हमें इल्म है कि अगर आपके पास इंटीग्रल के अंदर dx हो और नीचे x हो, यानी x वेरिएबल है और उसका डिफरेंशियल dx है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो आंसर आएगा log ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ x की जगह n है और dx की जगह dn है, तो इसका इंटीग्रल लें तो ये आता है नेचुरल लॉग ऑफ n, और लोअर लिमिट n0 और अपर लिमिट कैपिटल N, माइनस लैम्डा बाहर आएगा और dt का इंटीग्रल t आएगा, और 0 to t ये इसका इंटरवल आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ n में अपर और बॉटम लिमिट पुटअप कर दें, तो अपर लिमिट कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस बॉटम लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ n0, ये फार्मूला माइनस फार्मूले की वजह से आया है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और t की भी अपर और लोअर लिमिट, तो कैपिटल t की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, t की जगह 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, t माइनस 0। अब ये जो log n माइनस log n0 है, इसके ऊपर एक log की प्रॉपर्टी यूज होती है, log a ओवर b इक्वल होता है log a माइनस log b।
तो a हमारे पास n है और b हमारे पास n नॉट है, तो log n माइनस log n नॉट को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल log n ओवर n नॉट माइनस लेमडा t। दिस इज योर इक्वेशन 6। अब इस नेचुरल log को कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ स्टूडेंट एंटी log ले ले, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 6। तो जब एंटी log लेंगे तो लेफ्ट साइड पे नेचुरल log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रेशो रह जाएगी n डिवाइडेड बाय n नॉट, और राइट साइड पे एंटी log एक्सपोनेंशियल होता है, तो एंटी log लेने से एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। अब इसमें n नॉट जो डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, तो n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। दिस इज योर रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ। ये वही फॉर्म है जो ऊपर डायरेक्ट मैंने लिखी थी, आप इस लेवल पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ये 4-5 स्टेप हैं, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब इसमें ये जो नीचे रेड मार्कर से लिखा हुआ है, ये वही बात है जो मैंने ऊपर बताई है कि अगर इसमें टाइम 0 पुट करें तो n इक्वल टू n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे, और अगर इनफाइनाइट टाइम पुट करें t इक्वल टू इन्फिनिटी तो n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, वी विल गेट 0। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 हो जाती हैं। It would mean that infinite time is required in order to decay any radioactive substance or sample completely। यानी completely decay होने के लिए infinite time चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये पता चलता है कि फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिके होता है। तो ये तो था हमारे पास इस लॉ का प्रूफ, रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ का। तो स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अब ये जो एक्टिविटी है जिसको मैंने कहा रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जितनी बातें इधर मैंने पहले बताई हैं कि डेल्टा एन प्रोपोर्शनल है एन के और डेल्टा एन प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, यहाँ से हम एक 2 स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं इक्वेशन बी से, एन इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी से। पहली स्टेटमेंट ये कि रेट ऑफ डिके जो है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो जो दें डी एन डिवाइडेड बाय डी टी, इसको कहा जाता है एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल, कैपिटल आर डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल विद नेगेटिव साइन। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एज टाइम पासेस नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस, एटम की तादाद डिक्रीज होती है। तो पहला स्टेटमेंट ये हमें पता चला, यहां पर हमने कहा था ना डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के और डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी के, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। ये रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ की स्टेटमेंट बनती है। यानी जब भी अगर आपसे कोई पूछे हाउ कैन वी डिफाइन रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ, तो आपने इस तरह स्टेटमेंट कहनी है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। एक चीज या आपने कहना है, क्योंकि मैंने कहा है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को एक्टिविटी ऑफ द सैंपल कहते हैं, तो आप यूं भी कह सकते हैं एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। तो ये पहली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई। दूसरी स्टेटमेंट, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये ऑलरेडी भी मैंने पहले भी बताई है, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो दूसरी स्टेटमेंट ये होगी एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल और rate of disintegration of any radioactive substance decreases exponentially with passage of time, कि टाइम के साथ जो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? लीनियरली नहीं हो रही है, स्क्वायर पावर के साथ नहीं हो रही है, बल्कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। इसका रिव्यू ये है कि जिस तरह डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, इसी तरह याद रख लें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो डिके रेट है
एक्टिविटी जो है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने कहा था Q इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस T डिवाइडेड बाय RC। RC इज द टाइम कांस्टेंट। तो ये उसकी एनालॉजी आ गई है, उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता था। एनीहाउ अब हम आते हैं कि ये जो एक्टिविटी है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसका यूनिट क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें R इक्वल टू DN बाई DT, इसको हमने एक्टिविटी कहा है। तो DN क्या है, ये तो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो नीचे टाइम है, तो मैं कह सकता हूँ डिके पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर होगी बात ये। अब इसकी दो यूनिट है, बैकरल, क्योंकि हेनरी बैकरल ने जब ये रेडियो एक्टिविटी ओरिजिनली डिस्कवर्ड की थी तो उसने अपने नाम पे इसका यूनिट डिफाइन किया बैकरल। अब 1 बैकरल क्या होगा, 1 डिके पर सेकेंड। 1 बैकरल से मुराद ये है 1 डिके पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 डिके। और बिगर यूनिट जो है उसे कहा जाता है क्यूरी। और 1 क्यूरी जो है, क्योंकि मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने आफ्टर हेनरी बैकरल जो टू न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड किए थे, पोलोनियम और रेडियम, तो उन्होंने फिर अपने नाम पे यूनिट रख लिया क्यूरी। तो 1 क्यूरी इक्वल है 3.7 इंटू 10 पावर 10 बैकरल्स, 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिके पर सेकेंड। अब इस स्टेटमेंट को समझें, प्रैक्टिकली इसे कहा गया है कि 1 क्यूरी जिसके अंदर 3.7 10 पावर 10 बैकरल्स हैं, ये एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम है। यानी अगर हमारे पास एक सैंपल है रेडियम का और उस सैंपल में मौजूद जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम के अंदर मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स होंगे और उतनी न्यूक्लियाई होंगे। तो 1 ग्राम ऑफ रेडियम में एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रही है, 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिके हो रही हैं पर सेकेंड। क्योंकि मैंने कहा ना 3.7 10 पावर 10 बैकरल, और बैकरल इक्वल है किसके, डिके पर सेकेंड के। तो मैं कह सकता हूं 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिके पर सेकेंड। यानी इफ वी हैव ए सैंपल रेडियम इन विच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इज 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ रेडियम में एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रही हैं, 3.7 इंटू 10 पावर 10 न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो एक सेकंड में इतने एटम्स का या इतने न्यूक्लियाई का डिके होना क्या कहलाता है, 1 क्यूरी कहलाता है। इसलिए क्यूरी इज द बिगर यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस और बैकरल इसका स्मॉलर यूनिट है। तो ये था जो है ना क्यूरी और बैकरल जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूज होने वाला यूनिट है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिके रेट, रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ। Comment section में if you have any question regarding radioactivity or any topic related to this chapter, you can ask without any hesitation. I will give you the proper answer. So see you again.